1857 भारतीय इतिहास का वो साल जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज समझते हैं 1857 के इस महासंग्राम को। यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। मतलब आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक सदी से जो कंपनी राज जमा हुआ था, उसके खिलाफ इतनी बड़ी आग भड़क उठी। चलिए इस गुत्थी को एक एक करके सुलझाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस चिंगारी को देखेंगे जिसने आग लगाई। फिर हम उस बारूद को देखेंगे जो सालों से जमा हो रहा था। हम ये भी जानेंगे कि ये ज्वाला कहाँ-कहाँ तक फैली, इसके हीरो कौन थे, और आखिर में ये समझेंगे कि इस विद्रोह ने भारत के भविष्य पर क्या असर डाला। देखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। कोई एक ऐसी घटना जो सालों से सुलग रहे गुस्से को अचानक भड़का देती है। तो सवाल ये है कि 1857 के लिए वो चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी थी ये नई एनफील्ड राइफल। हुआ ये कि इन राइफलों में जो कारतूस इस्तेमाल होते थे, उन्हें लोड करने से पहले मुंह से मतलब दांतों से काटना पड़ता था। और फिर एक अफवाह फैली कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है। बस फिर क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सिपाहियों में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। यही वो तात्कालिक कारण था जिसने विद्रोह की आग भड़का दी। एक बार चिंगारी लगी तो फिर घटनाएं बहुत तेजी से घटी। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत का बिगुल फूंक दिया। सिर्फ 10 दिन बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने विद्रोह को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया है, लेकिन वो गलत थे। मंगल पांडे की शहादत ने आग बुझाई नहीं, बल्कि उसे और भड़का दिया। और ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला बड़े पैमाने पर धधक उठी। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, वो कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असली बारूद तो पिछले 100 सालों से अंग्रेजों की नीतियों की वजह से जमा हो रहा था। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, मतलब हर लेवल पे गुस्सा पनप रहा था। राजनीतिक तौर पर देखें तो अंग्रेजों की हड़प नीति आग में घी डाल रही थी। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो एक ऐसा ही कानून था जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राजपाट सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाता। इसी नीति से झांसी और सतारा जैसे कई राज्य छीन लिए गए। अवध जैसे अमीर राज्य को तो बस कुशासन का बहाना बनाकर हड़प लिया गया। ऊपर से नाना साहेब जैसे कई शासकों की पेंशन भी बंद कर भी गई। शासक वर्ग अपमान और गुस्से से उबल रहा था। और ये गुस्सा सिर्फ राजा महाराजाओं में नहीं था, आर्थिक हालात भी बहुत खराब थे। भारी भरकम लगान ने किसानों की कमर तोड़ दी थी, तो वहीं ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल ने भारत के लाखों कारीगरों को बेरोजगार कर दिया था। सामाजिक तौर पर भी एक बेचैनी थी। सती प्रथा पर रोक जैसे सुधार, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों न हो, कई लोगों को अपनी परंपराओं पर हमला लगे। और ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से धर्म भ्रष्ट होने का डर भी फैल रहा था। तो जब मेरठ में वो चिंगारी भड़की तो ये सुलगती हुई आग देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये शहर विद्रोह के बड़े सेंटर बन गए। और ये आग कोई 1-2 शहरों तक नहीं रुकी। जैसा कि आप इस नक्शे पर देख सकते हैं, मेरठ से जो लहर उठी वो तेजी से दिल्ली, अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक फैल गई। ये साफ था कि ये कोई मामूली सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि एक बड़े इलाके में फैली बगावत थी। इस बगावत की खास बात ये थी कि इससे हर जगह एक लोकल चेहरा मिला। दिल्ली में भले ही बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर प्रतीक थे, पर असली कमान जनरल बख्त खान के हाथों में थी। तो वही लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, और कानपुर में नाना साहिब और उनके जांबाज सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य तो आज भी एक मिसाल है। मेरठ के सिपाहियों का दिल्ली जाना एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। इससे विद्रोह को एक चेहरा मिला, एक वैधता मिली, भले ही ये सांकेतिक ही क्यों न हो। शुरू के झटकों से उभरने के बाद अंग्रेजों ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उनके पास बेहतर हथियार थे, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी और टेलीग्राफ जैसे मॉडर्न साधन थे। अब दमन का एक ऐसा क्रूर दौर शुरू हुआ जिसमें विद्रोह के हर सेंटर को बेरहमी से कुचला जाने लगा। भारतीय नेताओं ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का लोहा तो उनके दुश्मन जनरल यूरोज ने भी माना था।
उनका ये कहना कि विद्रोहियों में एकमात्र मर्द लक्ष्मीबाई थीं, इतिहास में दर्ज हो गया, जो रानी के शौर्य को साफ साफ दिखाता है। दिल्ली का हाथ से निकलना विद्रोह के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उनकी आंखों के सामने उनके बेटों और पोते को मार दिया गया। उन्हें बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा होने के बावजूद ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हुआ? इसके कई कारण थे, जो हमें सिखाते हैं कि सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं होती। इस विद्रोह की विफलता के पीछे कई बड़ी वजह थीं। एक तरफ विद्रोही थे जो बहादुर तो थे, लेकिन बिखरे हुए थे। उनका कोई एक नेता नहीं था, कोई एक प्लान नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेज थे, संगठित, बेहतर हथियारों से लैस और टेलीग्राफ की मदद से एक दूसरे से जुड़े हुए। और शायद सबसे दुख की बात ये थी कि ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम जैसे कई बड़े भारतीय शासकों ने अपने ही देशवासियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। हाँ, ये विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने भारत पर ब्रिटिश शासन के तौर तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन के हाथों में चला गया। अब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा के जरिए अंग्रेजों ने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की। उन्होंने भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया कि अब उनके राज्य नहीं छीने जाएंगे। ये एक तरह का समझौता था, आप हमारे वफादार बने रहिए, हम आपके अधिकार सुरक्षित रखेंगे। साथ ही भारत पर बेहतर कंट्रोल के लिए लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया। अंग्रेजों ने एक और बड़ा सबक सीखा था कि भारतीय सिपाहियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए सेना का पूरा ढांचा ही बदल दिया गया। पील कमीशन की सिफारिश पर यूरोपीय सैनिकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी गई। सोचिए, विद्रोह से पहले जहां 5 भारतीय सिपाहियों पर सिर्फ 1 अंग्रेज सैनिक होता था, अब ये अनुपात घटाकर 2 पर 1 कर दिया गया। और इसी के साथ अंग्रेजों ने अपनी सबसे कारगर नीति बांटो और राज करो को और भी मजबूती से लागू किया। सेना में उन समुदायों और इलाकों से भर्ती बंद कर दी गई जिन्होंने विद्रोह में हिस्सा लिया था, जैसे कि अवध। इसकी जगह सिख, गोरखा और पठानों जैसी उन लड़ाकू जातियों को प्राथमिकता दी गई जो विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के वफादार रहे थे। ये भारतीयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की एक सोची समझी रणनीति थी। तो चलिए, आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। 1857 क्या था? सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम? इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस होती है, लेकिन एक बात पर कोई बहस नहीं है। भले ही ये संग्राम 1857 में जीता नहीं जा सका, पर इसने आज़ादी की वो चिंगारी जरूर जला दी जो 90 साल बाद एक ज्वाला बनकर लौटी।